राकेश जी, पहले बंगाल और असम से शुरू करिए। बंगाल और असम में कौन आगे लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लगा दोनों जगह रिपीट होगा। सेम गवर्नमेंट आएगी जो अभी है। जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सीटें बढ़ा सकती है बंगाल में। और उसका कारण ये है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हुआ, मुझे नहीं लगता जो तमाम बातें हम लोगों की भी होती है, वहाँ का मतदाता और वहाँ का कार्यकर्ता भूल नहीं पाया है। जो रिकॉर्ड में है उसमें यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 237 हिंसक घटनाएं हुई। और हम सब लोग वो वीडियो देखे थे कि विधानसभा चुनाव के बाद कैसे घर जलाया गया, कैसे कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को पीटा गया। तो एक वो, और दूसरा हालिया घटना आप देखिए कि किस तरीके से ईडी के मामले में फ्रंट फुट पे आके ममता बनर्जी खेल रही हैं। और अभिषेक बनर्जी क्या बयान दे रहे हैं, तो उनका बयान, उनका आके इस तरीके से चहलकदमी, राजनीतिक आक्रामक चहलकदमी, और 2021 के बाद की घटना, ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ने देंगी। यानी ईडी की जो रेड है वो डेस्परेट एक अटेम्प्ट है, या फिर ईडी की रेड करवा के बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? मैं ये नहीं कह रहा कुल्हाड़ी मारी या नहीं मारी, मैं ये कह रहा हूं कि ईडी का रेड उनके लिए जो अभिशाप होना चाहिए उसको वो वरदान बना रही है। ओके। और उसको वो राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। देखिए, वो किस वजह से हुई, कैसे हुई, मैं ये नहीं जानता, लेकिन ईडी की जो रेड हुई उसका फायदा उठा रही है, उसका वो फायदा, राजनीतिक फायदा उठा रही है। और राजनीतिक फायदा कैसे उठा रही है कि जैसे 2019 में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए वो धरने पे बैठ गई थी, वो अपने यहाँ के छोटे कर्मचारी से लेके टॉप लेवल के कर्मचारी तक को ये मैसेज कर रही हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और चुनाव में राज्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आप जान लीजिए। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सरकार में आना अभी फिलहाल मुझे कठिन लग रहा है। बाकी राजनीति है, कब पलट जाए। उड़ीसा में सरकार 1.5 करोड़ वोटर अटके पड़े हैं एसआईआर में। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति क्या पता उनका क्या होगा। राजनीति में भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, क्योंकि 5 कब पलट जाए। 15 दिन का चुनाव, 15 दिन का चुनाव होता है, उस 15 दिन में पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी वहां 150 से ज्यादा चली जाए, 200 से ज्यादा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां फ्लोटिंग वोटर ऐसा रहता है क्या, जो आखिरी 15-20 दिन में भी अपना मन बनाता है, इधर उधर कर सकता है? बिल्कुल फ्लोटिंग वोटर होता है, लेकिन डर तो है ना उसके मन में, यदि हमने वोट कर दिया, उसको यह लग रहा है कि ममता बनर्जी को पता चल जाएगा कि हमने वोट कर दिया। 2021 की घटनाएं तो ये बता रही है ना कि समर्थक और कार्यकर्ता दोनों, यानी वोटिंग करने वाला और वोट दिलाने वाला, दोनों की पिटाई हुई। तो बहुत पुरानी घटना तो नहीं है ना अभी। तो बंगाल की जो सिचुएशन है वो ये लगती है। फिर तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु में क्या है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रबंधन अकूटनीतिक चाल नहीं, इसका तोड़ भारत के किसी भी राजनीतिक दल के पास है, मुझे दिखाई नहीं देता अभी तक। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग फोकस करके चल रहे पेरियार को, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पेरियार का अधिग्रहण कर ले। ये इंटरेस्टिंग एंगल दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि पेरियार पर तो वो जैसे गए थे ना, पेरियार के लिए मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी, ये इंटरेस्टिंग राकेश जी एंगल दे रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि जैसे जाति गणना करा देती है, अंबेडकर जी को सबसे बड़ा, गांधी जी को सबसे बड़ा बना देती है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके पास है, बताइए। महात्मा गांधी किसके पास है, कर्पूरी ठाकुर किसके पास है, चौधरी चरण सिंह किसके पास, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सब अधिग्रहित हो चुके हैं। नेहरू को छोड़ दो, सब अधिग्रहित। नहीं, नेहरू तो हो ही नहीं सकते। तो अब ये मान लीजिए कल को पेरियार किस हिसाब से अधिग्रहित होंगे, ऐसे होंगे कि पेरियार हिंदू है। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, आप मानिए कि वहाँ सनातन को लेके, और जैसे आशुतोष जी ने कहा कि वहाँ ब्राह्मण विरोधी सारा का सारा है, तो पहली बात तो ये है कि नायर परिवार से हैं वो। नायर बहुत पूजा पाठी होते हैं, मतलब नायर परिवार तो मैंने यहाँ दिल्ली में भी देखा कि बिना चंदन लगाए ऑफिस भी नहीं जाता वो बिल्कुल भभूति का चंदन लगा के जाता है। अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि क्या है, शोषित, पीड़ित, दलित, ओबीसी, दलित, इन सब की यदि आज की डेट में कोई मसीहा है तो भारतीय जनता पार्टी। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स किस पे हो रही, द्रविड़ पॉलिटिक्स हो रही। तो यदि हम ये मैसेज कम्युनिकेट कर दें कि देश के अन्य राज्यों में यदि हम पिछड़े और दलित के साथ हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम तमिलनाडु में क्यों नहीं करेंगे। यदि हम ये कम्युनिकेट कर दें, और भारतीय जनता पार्टी यदि ये कम्युनिकेट करने में सफल रही, तो पेरियार कहां गए फिर। ओके, एक सेकंड। आपने कहा कि बीजेपी ओबीसी, दलित, शोषित, पिछड़ों की पार्टी है। नहीं,
आपने ये कहा। मैंने ये कहा नहीं आपने कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी इमेज में का। वही इमेज हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी शोषित, पीड़ित, दलित, ओबीसी की मसीहा है। हाँ, ठीक है ना? ये आप मानते हैं? ये आपका विश्लेषण है, मैं वही ये पूछ कह रहा हूं कि पूरे देश में एक प्रदर्शन है, एक प्रदर्शन है ऐसा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश के चुनाव में ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, भारतीय पिछड़े जनता पार्टी सबने बीजेपी को भर भर के भारतीय वोट दिया जनता है। पार्टी का एक प्रदर्शन है पूरे देश में, राजनीतिक प्रदर्शन है कि शोषित, पीड़ित, दलित और ओबीसी की वो मसीहा। अच्छा, प्रोजेक्शन आप कह रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्शन कह रहे हैं आप। ओके, ठीक है ना? ठीक है। और यदि यही प्रदर्शन, प्रोजेक्शन तो ज्यादा मजबूत शब्द है। हाँ, यदि यही प्रदर्शन आपके परसेप्शन से ज्यादा तमिलनाडु में, मजबूत शब्द है प्रोजेक्शन। यदि नहीं परसेप्शन नहीं है ना, लेकिन ऐसा राकेश जी, यदि यही लेके यदि वो तमिलनाडु में घुसपैठ घुसे और उन्होंने कहा कि नहीं, पेरियार ने जो किया वही तो हम देश भर में कर रहे हैं। ओके, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बोली कि जो पेरियार यहाँ किए हैं वही हम देश भर में कर रहे हैं, तो हम आपके अछूत कैसे हुए? तो आप बताइए वहां की राजनीति कैसे जाएगी, किस दिशा में बढ़ेगी राजनीति? तो फिर स्टालिन क्या करेंगे? तब उदय निधि का जो डेंगू मलेरिया शब्द कहा गया है सनातन के लिए, तो आज जिस भारतीय जनता पार्टी को आप खलनायक मान के चल रहे हैं, कल को उदयनिधि और स्टालिन खलनायक के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में दोनों पल्ले होते हैं, एक सफेद एक काला, पलटा के देखने की आवश्यकता होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में फिर कहूंगा कि राजनीतिक प्रबंधन और कूटनीतिक जाल का तोड़ भारतीय राजनीति में किसी दल के पास नहीं है। अच्छा, इस बार तो तमिलनाडु के चुनाव में आप नहीं देख रहे एनडीए की बिल्कुल नहीं, सरकार? मैं कह रहा हूं ना कि सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, अपना वोट बैंक, अपना बेस तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है। और उन सभी छोटे छोटे दलों को लेकिन लोकसभा वो में जोड़ा गया AIADMK था, के साथ है तो बनने में क्या हुआ? छोटे छोटे मतलब दलों उनके को पास जोड़ा गया 35% था, और इस वोट बार है। भी वो तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाएंगे। तो जब आप तमाम उसके छोटे बाद छोटे तो दलों को DMK लाएंगे, versus तो जो AIADMK जातिगत पार्टियां हैं यदि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा ना। हाँ, जैसे यूपी में किया था, सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। उससे पहले बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था और ऐसी पार्टी कहा जाता था जो एलाइज को खा जाती है। फिर उसके बाद यूपी और बिहार में भी इस बार देख लीजिए, आपको लगता है वो एक्सपेरिमेंट वहां चल रहा है? बिल्कुल, तमिलनाडु में भी अब आप देखिए वो शरद कुमार कौन है, उनको लिया गया और तमाम छोटे सभी छोटे ले लोग लिए, लिया सारे गया। छोटे दल। केरल में मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी जगह पे किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो स्थानीय निकाय चुनाव में होती है। स्थानीय निकाय चुनाव से आपको अपनी नब्ज पता चलती है कि हम ग्रास रूट पे कैसी स्थिति में हैं। और तिरुवनंतपुरम में महापौर बनना और तमाम अन्य जगहों पर जो पार्षदी में उनके वोट ऑफ परसेंटेज, जीत नहीं, वोट ऑफ परसेंटेज जो है, जो आप दिखा रहे थे 11.5%, केरल में जिस भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा थामने वाला नहीं था, उस भारतीय जनता पार्टी को यदि आप 11% वोट लेके चल रहे हो, तो आप देखिए तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2% वोट से चली है और आज सरकार में पहुंच गई है। इसी महाराष्ट्र में, जिसका हम सब लोग 4 दिन से चर्चा किए, नगर निगम चुनाव का, किसी टाइम पे 10-12 पार्षद थे उसके पास मुंबई में, और आज देखिए 89%। अच्छा राकेश जी, एक चीज और बताइए, ये जो प्रयागराज में चल रहा है इससे बीजेपी को नुकसान होगा क्या? क्या हिंदू नाराज होगा अभी मुक्तेश्वरानंद के अपमान से? देखिए, अब प्रयागराज के जो स्थितियां हैं, यहाँ फंसा दिया शुक्ला जी को। नहीं, अरे हमें नहीं फंसाया। क्या है? हम बता रहे क्या है कि हिंदुत्व जो है, अब हिंदुत्व के जो अलंबरदार है वो शंकराचार्य नहीं बचे, वो से दूसरी पायदान पे आ गए। हिंदुत्व के अलंबरदार बन गए हैं हाईटेक कथावाचक। उनकी पहुंच शंकराचार्य से ज्यादा है। शंकराचार्य कोई अपील करेंगे तो मतदाता पर, आम जनता पर, भक्तों पर उतना नहीं पड़ेगा जितना कि कथावाचकों का पड़ेगा। तो कथावाचक आज किसके साथ? ये अच्छा एंगल है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे में यदि आप ये माने कि वहां जो चल रहा है योगी बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद, उससे योगी जी को नुकसान होगा, तो आज वहां पे योगी जी सबसे बड़े ब्रांड हैं हिंदुत्व के। रामदेव भी देखिए योगी जी के साथ आ गए, और ज्यादातर जो संत हैं वो इधर योगी जी के साथ बैठे हुए हैं। रामभद्राचार्य जी बैठे हुए हैं, वो ऋषिकेश वाले जो संत जी है, क्या नाम है उनका, सभी लोग आ गए हैं, वो बैठे हुए हैं। वो सब किसके साथ है? यानी आज की डेट में शंकराचार्य अकेले हैं और हिंदुत्व एक साथ योगी जी के पीछे। अच्छा,